गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट। तो कल जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, आपके लाइक्स कमेंट्स जो आ रहे हैं, जो आपको सब्सक्राइब कर रहे हो, चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। और जो आपके कमेंट्स आए हैं, तो कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे एक दिनेश जी यादव करके हैं, वो लिखते हैं बड़े ही बहुत ही शानदार सर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। और राजेंद्र कुमार जी लिखते हैं सरलतम भाषा में, ठीक है। और भावना सुथार मैम लिखते हैं कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी विषय वस्तु, बेहतरीन मार्गदर्शक। तो मैम इसी तरह आप साथ देते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आप तक हर छोटी से छोटी जानकारी पहुंचे। इसी के साथ में बहुत से बच्चों ने आंसर्स दिए हैं जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से कुछ आंसर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आरती गौड़, इन्होंने बताया है कि हड़बू जी का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। तो बेटा एकदम सही है ये आंसर आपका कि हड़बू जी का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। उन्होंने आंसर लिखा है कि बाबू जी का विवाह अमरकोट में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। उनकी पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे था। बेटा ये भी आंसर आपका एकदम सही है। एक लिखा किसी ने कलिका शर्मा, इन्होंने लिखा है बाबूजी की शादी अमरकोट में हुई, वाइफ नेम फूलम दे, हड़बू जी का बर्थ प्लेस बुंदेल नागौर में। तो ये भी बेटा आपका भी एकदम सही है। एक है निकिता रंगा ने लिखा है बाबूजी की वाइफ का नाम फूलम दे और विवाह अमरकोट में। हबड़ू जी, ये हबड़ू जी कौन से देवता है बेटा मुझे नहीं पता है। आप लिखना तो हड़बू जी चाह रहे थे पर आपने हबड़ू जी कर दिया है, कोई बात नहीं। इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। तो बहुत ही शानदार कमेंट्स आए हैं और आपके जो कमेंट्स हैं जितने भी, सबका थैंक यू। सब बहुत ही अच्छे सपोर्ट कर रहे हो। मैं कोशिश करता हूँ हर एक कमेंट तक पहुँचने की, हर एक जितने भी हमारे दर्शक है, देखने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स को आंसर देने की। एक नेहा रंगा ने हमें मैसेज किया है कि सर सेकंड ग्रेड का सिलेबस थोड़ा बताइए। तो बेटा सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपको नेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस कर सकूँ। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस का एक वीडियो बना लूँ एक छोटा सा और आपके साथ में शेयर करूँ। चलिए आज हम, और भी कोई कमेंट आएंगे तो मैं यहाँ से देख के बता दूंगा आपको। आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तेजा जी, आज हमारे लोक देवता एक और आ रहे हैं, तेजा जी। तेजा जी ध्यान रखना, इनको काला बाला का देवता भी कहा जाता है। काला और बाला का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब इनके कुछ पहले जन्म वगैरह ये देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इनका जन्म जो है, तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर के अंदर हुआ, जाट जाति में। बड़ी ही एकदम शांत किस्म की जाति है जाट, और सपोर्टेबल कास्ट है। सहयोग की भावना इस जाति के अंदर कूट कूट के भरी होती है। इस जाति की एक और खासियत है कि इस जाति के अंदर भेदभाव वाली बातें बहुत ही कम देखने को मिलती है, किसी के साथ भेदभाव वगैरह, ठीक है ना। इनके पिता का नाम, तेजा जी के पिता का नाम, तेजा जी तो थे तेजा जी महाराज, इनके पिता का नाम था ताहड़ जी, ठीक है। फिर आगे इनके लेते हैं माता का नाम, ठीक है। माता का नाम है इनके राजकुमार। माता का नाम इनके राजकुमार। पत्नी का नाम लेते हैं पेमल, तो यहां लिख देते हैं पत्नी का नाम।
पेमल, ठीक है, पत्नी का नाम इनके पेमल दे देते हैं। तो ये सामान्य जानकारी है तेजा जी के बारे में। तेजा जी, पिता का नाम ताहड़ जी, काला और बाला के देवता, ठीक है ना। इनको नागराज से वरदान है, तो इनको सर्पदंश के रक्षक भी कहते हैं। सर्पदंश से रक्षक वाले देवता भी कहते हैं। इनका ससुराल जो था पनेर गांव में था, ठीक है ना, ससुराल। पनेर गांव, ये अजमेर में पड़ता है आपका, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। और इसके साथ में एक और थोड़ी जानकारी देखिए, तेजा जी की घोड़ी का नाम, आगे यहाँ लिखना, तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। श्रृंगारी भी बोलते हैं, ठीक है ना, सॉन्ग भी बहुत चलते हैं इसके ऊपर। श्रृंगारी, तो ये सामान्य जानकारियां हैं, तो ये सामान्य जानकारी को आप ध्यान में रखना। इसके साथ में देखो कि हम रहते हैं राजस्थान वाले इलाके में रहते हैं, तो राजस्थान में जब बारिश होती है तभी खेती की जाती है। तो वैसे ही इस लोक देवता, जिस लोक देवता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये भी जाट जाति से थे, किसान परिवार से बिलोंग करते थे। तो इनके घर में भी खेती का कार्य होता था। तो जब बारिश का मौसम आया, सावन और भाद्रा लगा और बारिश का मौसम आया, तो सभी जो किसान होते हैं वो गर्मी होती है दिन के टाइम को, तो शाम के समय में वो या सुबह के समय में खेती के लिए जाते। तो एक दिन क्या हुआ, तेजा जी आराम से सो रहे थे, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, तेरे जो साथ वाले बच्चे हैं, जो तेरे साथ वाले लड़के हैं, वो तो सारे के सारे खेत पे काम करने चले गए हैं और तू सो रहा है आराम से यहाँ पे। तो तेजा जी कहते हैं कि ठीक है माँ, कहाँ पे वो रखी है, बैल वगैरह कहाँ बंधे हैं, हल कहाँ रखा हुआ है, वो दे मुझे, मैं जाता हूँ काम करने के लिए, और खाना बहन के साथ भेज देना। तो कि ठीक है। तेजा जी जाते हैं, काम करते हैं खेत में, पूरे दिन हल जोतते हैं, बाजरा लगाते हैं। तो बाजरा लगाने के बाद जब दोपहर होती है तो तेजा जी को भूख लगती है, और भूख लगती है तो तेजा जी इंतजार करते हैं बहन अभी तक आई क्यों नहीं। तो काफी टाइम हो जाता है, कोई आता नहीं है। तो थोड़ी देर बाद में उनकी भाभी उनको दूर से आराम से धीरे धीरे आती हुई दिखाई देती है, और भाभी जब आती है तो तेजा जी उनको कहते हैं कि भाभी, आपको पता है मैं पूरे दिन से काम कर रहा हूँ और मुझे भूख लगी है। तब भाभी भी उनको उलाहने के रूप में, मारवाड़ी में अपना उलाहना मतलब उनको उपवास उड़ाते हुए कह देती है कि अगर ऐसी ही अगर तेरे को जल्दी टाइम पे खाना चाहिए तो पनेर में तेरी शादी की हुई है बचपन में। हमारे राजस्थान में अक्सर क्या होता था कि बचपन में ही शादियां हो जाती थी, अभी भी होती है कुछ समाज में, बचपन में शादियां अभी भी हो जाती है, तो बचपन में ही शादी हो जाती थी। तेजा जी को इस बात का जानकारी थी नहीं, तो तेजा जी ने कहा कि मेरी शादी कहाँ हो रखी है। तो उनकी भाभी ने बताया कि तेरी जो शादी है वो पनेर गांव में हो चुकी है, तेरी बीवी का नाम पेमल ले है, तो बोल उनको लेके आ तेरी बीवी को, वो तुझे खाना खिलाएंगे, वो टाइम से तेरे लिए खाना लेके आएगी। तेजा जी को ये बात दिल पे लगी, तेजा जी घर आए, उन्होंने अपनी घोड़ी यानी लीलन को श्रृंगारा। श्रृंगारने का मतलब होता है, यहाँ श्रृंगारने का मतलब तैयार करना। तो उन्होंने अपनी घोड़ी को श्रृंगारा, घोड़ी को तैयार किया, माँ को कहा कि मैं तेरी बहू को लेने जा रहा हूँ। जब तेजा वहां पे पहुंचे, जब तेजा जी वहां पे अपने ससुराल पहुंचे, तो ससुराल वालों ने उनका अनादर किया, सास ने उनका अनादर किया, जिसके कारण तेजा जी थोड़ा क्रोधित हो गए और वो वापस जाने लगे। तो गांव के बाहर निकलने से पहले उन्हें पेमल की एक सहेली थी जिसका नाम था लासा गुजरी, ध्यान रखना, ये उसी गांव की थी और सहेली थी लाछा गुजरी। इन्होंने, इस लाछा गुजरी ने इनको रोका और कहा कि पेमल जो है वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आप रुकिए थोड़ा, आप उनके उसको साथ लेके जाइए। तेजा जी जाट थे, जाट बूढ़े थे, अब कहा कि कोई ना,
मैडम ने कह दिया रुकने का कि मैं साथ चलूंगी, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। तेजा जी रुक जाते हैं वहां पे, और इन दोनों को ये लाचा गुजरी के वहां पे ये दोनों मिलते हैं और इनको जाने की तैयारी वगैरह करते हैं। रात को जब तेजा जी सो रहे थे तो लाचा गुजरी आई, नीचे से आवाज लगाने लगी। उसने गांव वालों को भी कहा कि मेरी जो गाय है वो मेर लूट के ले गए, मेर के मीणा। इन्होंने युद्ध किया था किसके साथ में? मेर के मीणाओं के साथ में। मेर के मीणाओं के साथ युद्ध। तो जब मेर के मीणा लेके चले गए हैं, लाचा गुजरी ने कहा क्या कोई है ही नहीं क्या? जो शस्त्र वगैरह है वो ऐसे ही घरों में रखे हुए हैं, क्या उन शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हम? तब तेजा जी कहते हैं हुआ क्या है? तब लाचा गुजरी बताती है कि मेरी गाय जो है मेर के मीणा लूट के ले गए हैं। गायों के जो बच्चे हैं वो रंभा रहे हैं, सुबह का टाइम है, उन बच्चों को दूध चाहिए। तब तेजा जी कहते हैं मैं जाऊंगा तेरी गायों को लेने के लिए, मैं तेरी गाय लेके आऊंगा। लाचा गुजरी मना भी करती है कि आप हमारे गांव के पावना हो, आपको हम ऐसे लड़ाई में नहीं भेज सकते। तेजा जी कहते हैं नहीं, मैं लाऊंगा गायों। तेजा जी जाते हैं युद्ध करने के लिए, तैयार होते हैं, अपने शस्त्र अस्त्र साथ में लेते हैं, भाला लेते हैं, तलवारें लेते हैं, ढाले लेते हैं और युद्ध के लिए निकल जाते हैं। जब तेजा जी रास्ते में जा रहे थे, जो रास्ता वो देखते देखते जा रहे थे, गायों के पैरों को देखते देखते, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आग जल रही है और एक सांप उसके अंदर जल रहा है। आग जल रही है कहीं पे और एक सांप उसके अंदर जल रहा है। तो तेजा जी अपने भाले की नोक से उस सांप को बाहर निकाल देते हैं, और जैसे ही भाले की नोक से सांप को बाहर निकालते हैं तब वो सांप नागराज के रूप में प्रकट होता है और कहता है कि तेजा जी आपने क्या किया? मैं सांप योनि में था और मेरी उम्र कम से कम 1000 साल है। अब मैं मुक्ति के टाइम पे था और मेरी इस समय में अगर मृत्यु हो जाती तो मैं भवसागर से पार हो जाता। आपने ये क्या कर दिया? आपने मुझे रोक दिया, अब मैं आपको डसूंगा। तो तेजा जी कहते हैं मैं जाट का बेटा हूं, मैं तुझे वचन देता हूँ। वचनों के बहुत पक्के थे, ठीक है ना? तेजा जी महाराज वचनों के एकदम पक्के थे। तो आज भी जाट जाति जो है वो वचन की एकदम पक्की मानी जाती है। तो तेजा जी महाराज कहते हैं मैं तुझे वचन देता हूँ, अभी तो मैं किसी कार्य से निकला हूँ, मुझे लाचा गुजरी की गायों को छुड़ा के लाना है। अभी मैं जब गायों को छुड़ा के आ जाऊं तो वापस तेरे पास आऊंगा, तू मुझे डस लेगा, मैं तुझे वचन देता हूँ। नागराज भी कहते हैं ठीक है। जब तेजा जी महाराज जाते हैं, मेर के मीणाओं के साथ में युद्ध करते हैं, और युद्ध करके जब वो वापिस आ रहे होते हैं, जब युद्ध करके गायों को छुड़ा के ले आते हैं, तो गायों को छुड़ा के ले आते, लाचा गुजरी कहते हैं गिन ले तेरी सारी गाय, क्या सारी गाय आ गई है? तब लाचा गुजरी कहती है सब तो आ गई पर एक बाछड़ी नहीं है। वापिस तेजा जी महाराज जाते हैं उस बाछड़ी को लेने के लिए। उस समय इन मेर के मीणाओं ने तेजा जी को घेर लिया और तेजा जी के साथ युद्ध के अंदर तेजा जी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी घायल अवस्था में भी वो मेर की मीणाओं को हराकर उस छोटी बाछड़ी को भी लेके आ जाते हैं। बाछड़ी का मतलब होता है गाय का छोटा बच्चा, तो उसको भी लेके आ जाते हैं। और जब उसको लेके आते हैं तो तेजा जी बहुत घायल अवस्था में थे। रास्ते में उनको एक गांव का मिल जाता है व्यक्ति, तो उसको कहते हैं तो ये बाछड़ी लेके जा, मुझे जाना है नागराज की बामी। बामी का मतलब है जहाँ नागराज रहते हैं, एक मिल टाइप का होता है जो जहाँ पे नागराज रहते हैं, मुझे वहां जाना है और वहां जाकर मुझे नागराज को दिया हुआ वचन पूरा करना है। तेजा जी महाराज वहां जाते हैं, नागराज को कहते हैं कि मैं आया हूं, अब तू मेरे को डस, मैंने तुझे वचन दिया हुआ है। तो नागराज कहते हैं मैं तेरे शरीर में कहाँ डसूं? ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पे तेरे घाव नहीं लगे हो। ऐसी अब मैं जहां घाव लगे हुए इसका मतलब वो जगह जो है वो झूठी हो चुकी है, और नाग कभी झूठी जगह पे नहीं डसता। जहां से पहले से खून आ रहा है नाग वहां पे नहीं डसता। तेजा जी कहते हैं कि जिस हथेली से मैंने भाला पकड़ना सीखा है उस हथेली पे मेरे कोई घाव नहीं है, और जिस जुबान से मैंने पहली बार माँ बोला है उस जुबान पे मेरे कोई घाव नहीं है। तू चाहे तो हथेली पे डस ले, तू चाहे तो जुबान पे डस ले। इतने शूरवीर योद्धा थे और अपने वचनों के पक्के थे। तब कहते हैं कि नागराज ने उनको उनकी जीभ पर डसा, और डसने के बाद उनको वरदान दिया कि कोई भी तेरे नाम की तांती बांधेगा, तेजा के नाम की तांती बांधेगा, तो उसे जो सांप का जो जहर चढ़ा है वो जहर उतर जाएगा। और इसी के साथ तेजा जी महाराज वहां अपने प्राणों को त्याग देते हैं और स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो ध्यान रखना, इनको सर्पदंश से रक्षक वाले देवता भी कहा जाता है। इनका उपनाम है सर्पदंश से रक्षक वाले देवता। इनको काला बाला का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। गौ रक्षक देवता के रूप में भी तेजा जी महाराज जाने जाते हैं, गायों की रक्षा वाले देवता।
गायों की रक्षा वाले देवता। ध्यान रखना कि राजस्थान के जो किसान हैं, मारवाड़ के हो चाहे कहीं के भी हो, जब खेती करने के लिए जाते हैं, जब हल जोतते हैं, तो हल के ऊपर तेजा तेजा जी के नाम की राखड़ी बांधते हैं। तेजा जी के नाम की क्या बांधते हैं? राखड़ी बांधते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस युद्ध का नाम ध्यान रखना, जो युद्ध हुआ था मील के मीणाम से, इसको मंडावरिया का युद्ध कहते हैं। मंडावरिया का युद्ध, ये भी ले लेना, लिख लेना साथ में, मंडावरिया का युद्ध। उसके साथ में ध्यान रखना, जहां पे युद्ध हुआ था, जिस जगह पे युद्ध हुआ था, उस जगह का नाम भी आप देख लेना। सॉरी, सर्पदंश जहां हुआ था, इनको सांप ने जहां डसा था, सर्पदंश का स्थान, सर्पदंश वाली जगह थी, वो जो गांव था उसका नाम है आपके संदरिया गांव, अजमेर। लिख लीजिए इतना फटाफट, फिर मैं साफ करके आपके आगे करवाता हूँ। हो गया? ध्यान रखना, पंचपीरों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लोक देवता है वो आपके तेजा जी है, और तेजा जी के ऊपर क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो इनको थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ना, नोट्स बनाते रहना साथ में। जितना आप लिखोगे, जितना नोट्स बनाओगे, ये नोट्स आपके आपके भी, और जो आगे भी आपके जो भाई वगैरह पढ़ेंगे उनके भी यही नोट्स काम आने वाले हैं। तो तेजा जी महाराज अगर पढ़ रहे हैं, सर्पदंश का स्थान बता दिया मैंने आपको, संदरिया गांव, अजमेर। मृत्यु कहां हुई थी इनकी? इनकी मृत्यु हुई थी, आप लिख लीजिए, सुरसुरा गांव, अजमेर। सुरसुरा गांव, अजमेर। ठीक है, प्रतीक चिन्ह इनका लिख लीजिए। प्रतीक चिन्ह लिख लीजिए इनका। जीव में सर्पदंश, भाला लिए, भाला लिए, अश्वारोही। चित्र दिखाने की भी मैं कोशिश करूंगा अगली बार से आप लोग कैसा तेजा जी महाराज कह सकते हैं। वैसे मैं जब ये इसका आपके आगे ब्लॉग बना, वो जो आगे का होता है आपके ब्लॉग, उसके ऊपर भी मैं इनका एक फोटो दे दूंगा, तो फोटो में आपको प्रतीक चिन्ह वाले दिख जाएंगे, जीव में सर्पदंश लिए, भाला लिए, अश्वारोही वाला। ठीक है, आगे देखिए। एक इनका गीत है जिसको कहते हैं तेजा टेर। तेजा टेर क्या है देखिए, किसान हल जोतते समय, किसान हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाते हैं। उसे कहते हैं तेजा टेर। ठीक है ना? इनके पुजारी को कहते हैं घोड़ला। तेजा जी का जो पुजारी है, इनके पुजारी को कहते हैं घोड़ला। ठीक है, इनका मेला जो बढ़ता है, तेजा जी का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है भाद्र
दशमी को मेला पड़ता है ब्यावर के अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, एक और मेला है ध्यान रखना, पर्वतसर नागौर, ये भी सेम ही पड़ता है पर्वतसर नागौर में भी मेला पड़ता है। ये मेला जो है पर्वतसर नागौर वाला पशु मेला है। ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है और ये बहुत बड़ा तेजा जी का पशु मेला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए करते हैं मंदिर, तेजा जी के प्रमुख मंदिर। कहाँ कहाँ इनके मंदिर है उनकी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख मंदिर, चलिए प्रमुख मंदिर लिखिए, खड़नाल, पर्वतसर और भावता। खड़नाल, पर्वतसर और भावता, ये तीन जगह है, ये तीनों जगह है नागौर के अंदर, ये तीन जगह पे इनके मंदिर है। ठीक है, आगे देखेंगे बांसी डूंगरी है बूंदी के अंदर, बांसी डूंगरी, बांसी डूंगरी बूंदी, वहां पे भी इनका मंदिर स्थित है। एक ध्यान रखना, सीतावाड़ी 12, सीतावाड़ी 12 में इनका मंदिर है। ठीक है, चलिए तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक है। तेजा जी का पशु मेला कहाँ पड़ता है? तेजा जी का पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर पड़ता है। थैंक यू। इसी तरह आप साथ देते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चंस आपको रह जाए कि तेजा जी के बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और भी आगे साथ में ज्योग्राफी की क्लासें भी आ रही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। एक इनका कृष्ण सर का भी आया हुआ है, कृष्ण मुरारी जोशी, इनका एक कमेंट आया हुआ है। इन्होंने बहुत ही शानदार लिखा है कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का जो लहजा है वो एकदम सरलतम भाषा के अंदर है और प्रत्येक बच्चा इसको आराम से समझ सकता है। जो 12वीं पास किए बच्चे उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो। थैंक यू किशन जी, बने रहिए हमारे साथ में, धन्यवाद।